Welcome to WOW's Pathshala. My name is Sheikh Abdul Wahid. Today we will discuss about the overview of the cell. In this unit, we will try to understand that what is the basic concept of cell and how many types of the cells are exist in the living world, and which type of the cells are present in a plant and which type of the cell are present in the animals, and what about the microorganisms, how they exist, and what is the structure and what is the main content of the microorganism, means Escherichia bacteria, viruses have the cell structure and the cell function. So let's try to understand that. First one is a cell. Okay, what is a cell? Earlier we have discussed that cell is a basic unit. सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जो कोई भी अपने फंक्शन को करने के लिए सक्षम हो और अपने जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए किसी पर डिपेंड ना हो। ये दो पॉइंट था। दूसरा, पहले दो पॉइंट इसमें हम लोग समझे थे। तो पहले हम लोग चलिए समझ लेते हैं कि हमारे पास दो कंसेप्ट आता है। यहाँ पर से, ठीक है, दो कंसेप्ट। पहले हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पहले समझना। सेल के ही एक पॉइंट में से रखना है यूनिसेलुलर सेलुलर और दूसरा रखना है मल्टी सेलुलर। एकदम आसानी से और बहुत ही एकदम शांत मिजाज से सुनिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या समझना है आपको? यूनिसेलुलर पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर समझ लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल का ओवरव्यू देख रहे हैं, किस टाइप प्रकार के सेल हो सकते हैं। यूनिसेलुलर नाम से पता चलता है एक यूनिट होना चाहिए, वन यूनिट, यानी उसमें बहुत सारे सेल नहीं होने चाहिए। समझ लीजिए एक सेल है तो ये एक ही सेल जो है वो अपने लाइफ को फंक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट है किसी का, तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। एस्चेरियोकुलाई का मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था कि ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, हमने एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब देख लीजिए, मल्टी यानी मल्टीपल, बहुत सारे, ठीक है। तो एक वन यूनिट के बजाय क्या होना, मल्टी यूनिट, यानी एक सेल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सेल है। इसका एग्जांपल लेते ही आप समझ जाएंगे कि, समझ लीजिए अपने ही पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग का अपना मालूम है कि अपना क्या नाम है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, याद रखिएगा, होमो सेपियंस। अभी बताते चल रहे हैं ताकि बाद में आपको समझ में आते रहना चाहिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें एक से अधिकांश सेल हो, एक नहीं बल्कि दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, यानी मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। इतना बात समझ में आ गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, पहला कंसेप्ट अपना। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं आप हम लोग कि प्रोकारियोट और यूकारियोट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा प्रोकारियोट और यूकारियोट सेल क्या होते हैं। तो हमने इसमें लिखा प्रोकारियोट्स या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आप इसे पहले अगर 8th 9th 10th में भी बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आसानी उसमें दिया हुआ है प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। मगर फिर भी चलिए हम लोग यहां से ही समझते हैं कि आपको नहीं भी मालूम है फिर भी आप आज समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोट आज क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। प्रोकैरियोट्स नाम से ही, मैं पहले ही बोला बायोलॉजी में नेम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नेम से ही समझना शुरू कर दिए तो मैं बोलता हूं कि बायोलॉजी में आपको कोई नहीं, आसानी से कोई ऐसा नहीं बनता जो आपको समझ में नहीं आएगा, एक वर्ड ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा। प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स जो होता है वो आपको बताता है न्यूक्लियस को। किसको बताता है? न्यूक्लियस को। प्रो मीन्स होता है कि ये जो न्यूक्लियस है अभी क्या है, पूरी तरीके से क्या होता है, मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है। इमैच्योर को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी मैच्योर नहीं है। न्यूक्लियस क्या है, उसके फॉर्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट हमने समझा। पहला कि यहां पर क्या होंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी मेम्ब्रेन नहीं होगा उसका, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस जो होता है यहां पर,
यानी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में, वो हिस्टोन प्रोटीन से पूरी तरीके से एग्जिस्ट यानी बाइंडिंग नहीं करता है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया हिस्टोन प्रोटीन क्या है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मेरी मुट्ठी से समझिए, ये मुट्ठी है ना, ये समझ लीजिए आपका हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, वायर को लपेट रहा हूं, तो वायर का आपका मानो जेनेटिक मटेरियल, अगर इसको लपेट करके कॉइल करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेस कम लेता है ये। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, एक कॉइलिंग का मटेरियल करता है, इसी के ऊपर कॉइल करता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये समझ लीजिए आपका हिस्टोन प्रोटीन है, जो इसमें क्या होता है पूरी तरीके से नहीं होता सही से, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप तो है ही नहीं, जिसकी वजह से पूरे सेल में वो फैले रहेंगे। और उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे चारों तरफ बिखरे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोकार्योट्स यानी उसके न्यूक्लियस जो है सही तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स याद रखिए, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं, ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स दोनों अलग अलग है, पहले समझिए। ऑर्गन जो होता है किसी बॉडी का एक सिस्टम का पार्ट होता है, जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, क्या है, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म बनाता है। और हमने यहां क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनल्स, इसको भी आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गन जैसा रिलेट कर दीजिए। यहां पर हम लोग पूरा बॉडी ना समझते हुए सेल समझ लीजिए। आप क्या समझिए, इसको स्टमक समझ लीजिए, पूरा बॉडी समझ लिए, तो ये ऑर्गन का काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एक ऑर्गन है, सेल का फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी में जैसे लिवर इंपॉर्टेंट होता है, एक स्ट्रक्चर है हार्ट जो क्या करता है, एक फंक्शन करता है, उसी तरीके से सेल में एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो फंक्शन करता है, इसीलिए उसको रिलेट करके नाम रखा गया है ऑर्गेनल्स। समझे, नाम दोनों सेम ही रखा गया है, क्यों रखा गया, क्योंकि उसके फंक्शन कुछ सिमिलर है ऑर्गन जैसे, इसीलिए उसका नाम है ऑर्गेनल्स। एकदम पूरा क्लियर रहिए आप पहले से ही। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपके पास ऑर्गेनल्स भी होंगे, यानी जो यहां नहीं है वो यहां पर होंगे। नाम से समझ लीजिए यूकैरियोट्स, यानी जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ट्रू है, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी पूरी तरीके से मैच्योर है, सही है, अच्छा है, उसमें अब कोई कमी नहीं है, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके एनिमल सेल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, जो हमारे पास डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो मैं एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ, 2 कंसेप्ट हम लोग समझे। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे आप कभी भी पेपर नहीं लिख सकते, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 2 कंसेप्ट हमने समझा, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल, मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल। दूसरा हमने समझा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, नेम से समझिए, प्रोकैरियोट्स मींस न्यूक्लियस जो है अभी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर न्यूक्लियस। अब भाई क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, न्यूक्लियस नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है यानी इन्वेलप जो होता है, जो उसको कवर करके रखता है, वो सही से बना नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम ज्यादातर कहते हैं, तो क्रोमोसोम जिस पर बाइंड करता है यानी हिस्टोन प्रोटीन, वो सही से फॉर्म नहीं हुआ है, यानी हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, जिसके वजह से क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को क्या रखता है, पूरे सेल में ऐसे बिखरा हुआ रहता है। ये 2 कंसेप्ट था यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर था ऑर्गेनल्स का। ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, खत्म। अब आते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट जो होते हैं, नेम से समझिए, ट्रू कैरियोट्स, यू मतलब ट्रू, यानी उसके न्यूक्लियस जो होंगे बिल्कुल सही होंगे, यानी अच्छे से फॉर्म होगा, मैच्योर होगा, तब उसे हम लोग ट्रू कैरियोट्स कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। अब यूकैरियोट्स के 2 एग्जांपल आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कि प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल में क्या होता है। अब इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं, प्लांट सेल कहाँ होता है, एनिमल सेल कहाँ होता है। पहले एक समझ लीजिए, प्लांट सेल में मेन डिफरेंस मैं आपको गिना रहा हूं, ठीक है। प्लांट सेल, पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए सबका।
जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पहले डिफरेंस पता होगा तो सिमिलर तो आसानी से समझ में आ जाता है। डिफरेंस पहले खत्म कर लीजिए टेंशन। डिफरेंस क्या क्या है? पहला, प्लांट सेल में आपके सेल वॉल होते हैं। दूसरा, इसमें सेंट्रल जो होता है वो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब बोलेंगे भाई वैक्यूल क्या है, समझा दो। वैक्यूल कुछ नहीं होता है, वैक्यूल कुछ नहीं होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर सेल के जो इखराजात है, यानी जो मटेरियल जो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो सकते या वाटर है जो हमारे पास यूज नहीं हो रहे, काम के नहीं, उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। गार्बेज समझते हो, वैसी गार्बेज है, समझ ली। और इसमें क्या होता है, इसके फंक्शन कभी कभी चेंज हो जाते हैं। पानी इसमें रख सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल इसमें कभी कभी रखा जाता है, बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं कभी कभी, इसे मतलब समझ लीजिए गार्बेज के जैसे कभी कभी काम करते। तो प्लांट में बहुत बड़ा होता है, क्यों होता है, वाटर स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। अब प्लांट में एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लांट मालूम है आपको फोटोसिंथेसिस करता है। एनिमल कभी देखे हैं कि हम लोग फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिए? नहीं होता है ऐसा। तो क्यों, इसी तरीके से हमारे क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करेगा कौन, तो उसका नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनेल्स का, प्लास्टिड। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका पहले से, इसीलिए आपको पूछा जा रहा है। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब एनिमल सेल में समझते हैं डिफरेंस क्या है, कॉमन की बात नहीं हो रही यहां पर, समझ लीजिए। तो पहला, एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। अब बोलेंगे भाई सेंट्रियोल क्या है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो देख लीजिए, पहले समझ लीजिए सेंट्रियोल क्या है। इस पेन के समझिए, दो पेन हमारे पास है ना, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो दोनों को जब आप 90 डिग्री पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री। अब भाई चमकदार चीज है, कोई बल्ब रखेंगे तो बल्ब से क्या निकलता है, रेस। तो उसी तरीके से ये भी समझ लीजिए शाइनिंग चीज है, जिसके वजह से यहाँ पर रेस निकलता है, इसीलिए इस रेस को हम लोग कहते हैं एस्टर रेस। हर चीज का समझने का तरीका है। पहले हमने रॉड बोल दिया, रॉड को 90 डिग्री पर रख दिया, और फिर बोला ये शाइनिंग है जिसकी वजह से रेस निकलता है, और रेस को बोल दिया एस्टर रेस, और ये पाया जाता है एनिमल में ज्यादातर। अब बोलेंगे भाई एनिमल में ही क्यों होता है, क्यों होता है, तो सवाल ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इसलिए होता है क्योंकि एनिमल के अंदर जब डिवीजन होता है तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करके एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, और अपोजिट जाने के बाद क्रोमोसोम के साथ बाइंड करने के बाद न्यूक्लियस को यानी क्रोमोसोम को एक दूसरे से स्प्लिट करते हैं, दूर करते हैं। कुल मिलाकर ये यानी उसका जो सारांश है ये है कि सेंट्रियोल जो होता है मेन, वो सेल डिवीजन में मदद करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेन कुछ डिफरेंस है यहाँ पर एनिमल सेल में और प्लांट सेल। अब यहाँ पे समझते हैं सेल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, सेल ही नहीं मालूम है तो डिफरेंस क्या मालूम होगा। तो सेल समझ लीजिए, पहला पॉइंट, सेल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3। पहला, मेम्ब्रेन होना चाहिए। घर है आपका, घर कब तक रहेगा, जब तक आउटर कवरिंग रहेगा। अब मैदान है, बोलेंगे मेरा घर है तो नहीं मानेंगे ना, कोई मैदान है वो, तो आप उसको जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक आपका वो एरिया नहीं हुआ। तो उसी तरीके से सेल का सबसे सेल में मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन बन गया, कवरिंग हो गया आउटर से, अब उसके अंदर रखा क्या जाए, तो समझ लीजिए एक लिक्विड मटेरियल रख दिया हमने, और उस लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। 2 कांस करा, पहले घेर दिया, घेरने वाले नाम को बोल दिया सेल का मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो चीज रखा वो वाटरी था, सेमी फ्लूइड था, जिसका नाम दिया हमने साइटोप्लाज्म। अब भाई पानी हो गया तो पानी में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रखा जाएगा, तो उसके अंदर रख देते हैं न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस क्या होता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, पूरे पे क्या करते हैं, अपना असर रखते हैं, यानी निगरानी करता है। तो निगरानी करने वाला मेन कोई कंट्रोलर होना चाहिए ना, तो मेन कंट्रोलर क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर समझ लीजिए आपने रखा है, तो उसके अंदर भी कुछ होगा मेन चीज, तो वो होता है डीएनए वगैरह, ठीक है। तो 3 चीज हमेशा ध्यान रखिए। और पूरे मेम्ब्रेन को यानी जो काम करेगा उसमें कारीगर होना चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, तो राइबोसोम में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज होने चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होने चाहिए, साइटोप्लाज्म होने चाहिए, न्यूक्लियस होने चाहिए, और राइबोसोम होने चाहिए। ये 4 चीज अगर आपके सेल में है
तो आप समझ सकते हैं कि वो सेल आपका है। 4 चीज पहले तो चाहिए, सबसे कम रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना कि ये सबसे कम है लिविंग चीज, उसी तरीके से सेल में ये सबसे कम है। अब समझते हैं उसके अंदर और मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जैसे आते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जब देखते हैं तो राइबोसोम, उसके बाद जब देखते हैं सेंट्रल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम से समझता है जो न्यूक्लियस को कवर कर रखता है। अब कोई चीज कवर होगा तो मतलब क्या, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो कवर से रखा हुआ है, तो उसमें क्या रहता है, मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखो जेनेटिक मटेरियल क्या है ना, आप बहुत मरतबा पढ़ेंगे तो जेनेटिक मटेरियल वगैरह कहीं लिखने नहीं मिलेगा, आपको लिखे हुए क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है। अब सवाल बच्चा ये करता, भाई क्रोमोजोम क्या है, क्या है क्रोमोजोम पहले? तो क्रोमोजोम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, समझ। डीएनए सुने, सब सुने, डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, यानी हमारे बॉडी में कोई काम हो रहा है तो उसके अंदर या कलर आ रहे हैं हमारी, जो कोई भी चीज हो रहा है तो उस पर कोड लिखा होता है जेनेटिक्स में। तो उसी जेनेटिक कोड को क्या करते हैं, एक लाइन में लगाते हैं, जिसके वजह से डीएनए हेलिक्स सुना ही होगा आप लोग। डीएनए हेलिक्स क्या करता है, बहुत सारे कोइल करके अपने आप को एक लाइन में बनाता है, यानी अपने आप को कोइल करके बहुत ही कंडेंस हो गया, छोटा हो गया, सिकुड़ गया, तब एक जाकर के क्रोमेटिड बनाता है। और बहुत सारे क्रोमेटिड, यानी क्रोमेटिड बहुत ज्यादा मिल जाएंगे ना, तब जाके क्रोमोजोम बनता है जो डेंस होता है। ठीक है, ये था क्रोमोजोम, समझ में आ गया क्रोमोजोम क्या। अब उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में एक और चीज होता है जो न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए उसका नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब बोलेंगे न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। न्यूक्लियोलस का काम ये है, तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो लगा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसे एकदम, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्यों होते हैं, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम आ गया, क्या आ गया, राइबोसोम अगर अटैच है, तब उसे आप कह सकते हैं रफ। क्या कह सकते हैं, रफ। और अगर नहीं है तब उसे आप कह सकते हैं स्मूथ। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या करता है दोनों। दूसरा पॉइंट, जैसे आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं तो उसी के बाजू में स्ट्रक्चर एक और है जो बिल्कुल वेसिकल जैसे रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गोल्गी एपैरेचस, और उसी से फॉर्म होता है लाइसोसोम। ठीक है, अब जो हमारा मैन्युफैक्चरर यूनिट है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो पावर देता है सेल को, उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये था कुल एनिमल सेल के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा ही उसके डिसिमिलर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल में सबसे पहले कहीं भी जाइए आप समझ लीजिए घेरा, सब घेराव किससे है, सबसे पहली चीज वही पकड़िए। तो प्लांट सेल सबसे बाहर से जो होता है ना, सेल वॉल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल होता है वहां पर। अब बोलेंगे भाई सेल वॉल एनिमल में नहीं दिया, प्लांट में दे दिया, एनिमल में देते तो और स्ट्रांग हो जाते सेल, तो ऐसा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एनिमल क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, अपने आप को कवरिंग कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने आप को बचा सकता है, मगर प्लांट मूव करेंगे नहीं ना, इसलिए उसको पहले से ही नेचर ने क्या करा है, कवर करके रखा है, ताकि अंदर में जो ऑर्गेनल्स या कोई काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद अंदर क्या होगा, उसका घेराव यानी सेल का घेराव, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। पहले पढ़े, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आते हैं तो लिक्विड मटेरियल यानी सेमी फ्लूइड कुछ भी है तो उसको पहले मालूम है, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद और अंदर जाते हैं तो चलो सेंटर में चल जाते हैं। तो सेंटर में जैसे ही जाइएगा आपको क्या मिलेगा, मरकज, यानी उसमें जो मेन काम होता है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसे रहेंगे, इन्वेलप लेकर के, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों रखा गया है, ताकि अंदर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट काम, क्रोमोसोम। और उसी में ही एक बिल्कुल ही डार्क स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। अब बोलेंगे न्यूक्लियोलस इसमें क्या कर रहा है,